भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है। रविवार को कैबिनेट की बैठक में किरोड़ी लाल मीणा शामिल तो हुए तो ये माना गया कि अब मीणा की नाराजगी खत्म हो गई है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अपने इस्तीफे के फैसले पर अटल है। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार। इस्तीफे की बात पर फिर बोले किरोड़ी लाल, इस्तीफे का फैसला बरकरार। वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे को लेकर शुरू हुआ सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को जब किरोड़ी लाल मीणा ने कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया तो लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन सोमवार को उन्होंने एक बार फिर अपने नए बयान से सबको चौंका दिया। किरोड़ी ने साफ किया कि उनके इस्तीफे का फैसला अभी भी बरकरार है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा स्वीकारने की गुजारिश भी की। मेरा इस्तीफा बरकरार है, इस्तीफे पर अड़िग हूँ। मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन कर रहा हूँ और आपके जरिए फिर मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया है, इसलिए पुनः आग्रह है मुख्यमंत्री जी से मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। रविवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के बाद भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सफाई देते नजर आए थे। उनका कहना था कि प्रदेशाध्यक्ष के कहने पर वे मीटिंग में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक विधायक के तौर पर बैठक में शामिल होने की बात कही थी। इस बाबत जब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से बात की गई तो वे गोलमोल जवाब देते नजर आए। उनका कहना था कि सब अपना काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब समझ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब काम कर रहे हैं, जन सेवा के लिए समर्पित है सब लोग। और किरोड़ी लाल जी भी काम कर रहे हैं, बैठकों में बैठे हैं, आपने खुद में देखा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक तरफ इस्तीफे पर अडिग रहने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे सरकारी बैठकों में भी शामिल होने के साथ आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करते नजर आए थे। ऐसे में कंफ्यूजन बड़ा भारी है। अब देखना होगा कि सरकार और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच चल रहा आंख मिचोली का एक खेल कब तक जारी रहेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आदमखोर लेपर्ड मामले में बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। गुस्साए ग्रामीणों ने गोंगुदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 27 पर जाम लगा दिया है। गुस्साए ग्रामीण शव को मौके से उठने नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण मुआवजे और नौकरी की मांग कर रहे हैं, तो उठाने के लिए यहां पर मनाही है। शव को साफ तौर पर गुस्साए ग्रामीण कह रहे हैं कि हम यहां पर उठाने नहीं देंगे शव को, और यहां पर मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर ग्रामीण बैठ गए हैं। लेपर्ड को जल्द पकड़ने या शूट करने की मांग भी की जा रही है। आर्मी, वन विभाग, पुलिस के जवानों ने पूरे जंगल को घेर लिया है। सूचना पर गोंगुदा थाना अधिकारी सहित जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। गोंगुदा एसडीएम तहसीलदार भी मौके पर मौजूद हैं। आज सुबह आदमखोर पैंथर ने एक हमलाकुवर का शिकार किया था। लगातार हमले से अब ग्रामीण डर के साए में है, और इसीलिए हाईवे 27 की तस्वीरें जहां पर लंबा चौड़ा जाम लग गया है, वाहनों की कतारें लग गई हैं, क्योंकि यहां पर ग्रामीण आकर बैठ गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि शव हम यहां पर उठाने की इजाजत नहीं देंगे, शव उठाने नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर सबसे पहले पीड़ित परिवार को, मृतक के परिवार को नौकरी दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, जो आदमखोर लेपर्ड है उसे पकड़ा जाए। कई दिन हो चुके हैं, लेकिन लेपर्ड आदमखोर पिंजरे में कैद नहीं हो पा रहा है। 4 लेपर्ड को तो पकड़ा गया, लेकिन जो आदमखोर पैंथर है, जो लेपर्ड है, वो नहीं पकड़ा गया है। 10 से 11 दिन के अंदर 7 शिकार हो चुके हैं। कपिल श्रीवाली सुबह से लगातार पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। कपिल, तस्वीरें आपने भेजी, इसमें दिख रहा है कि लंबा चौड़ा जाम भी लगा हुआ है, कि अभी भी जाम पर जाम लगाकर ग्रामीण बैठे हुए हैं? देखिए, जो मुख्य हाईवे है उदयपुर से गोगुंदा होते हुए पिंडवाड़ा जाने वाला हाईवे, उस मुख्य नेशनल हाईवे पर इस बार ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। रोड के बीच में पत्थर डालकर ग्रामीण बैठे हुए हैं और काफी आक्रोश ग्रामीणों में नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 13 दिन ग्रामीणों के मौत के साए में बीते हैं। लगातार एक के बाद एक शिकार जो है वो लेपर्ड करता जा रहा है, और आज सुबह 7वां शिकार कर लेपर्ड द्वारा किया गया। तो इस बात को लेकर आक्रोश है। इस बार ग्रामीण शव को नहीं उठाने दे रहे, शव अभी भी
जो घटना स्थल है वहीं पर रखा हुआ है। और जो ग्रामीण है उनकी मांग है कि परिवार को मुआवजा दिलाया जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, और इसके अलावा लेपर्ड को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए या फिर उसे शूट करते हुए ग्रामीणों को इस आतंक से राहत दिलाई जाए। इसी मांग को लेकर ग्रामीण इस समय हाईवे पर बैठे हुए हैं। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। एसडीएम नरेश सोनी द्वारा लगातार समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो नेशनल हाईवे जाम किया हुआ है, और जो जाम वाली जगह है वहां से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। कितने किलोमीटर लंबा ये जाम है, जो कि तस्वीरें तो दिख रही है जहाँ पर एक के बाद एक वाहन नजर आ रहे, एक लंबी कतार वाहनों की दिख रही है कपिल हाईवे पर। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही वाहनों पर हाईवे पर पत्थर डालकर जाम लगाया गया, तो अब करीबन 1 से 2 किलोमीटर तक जाम पहुंच चुका है। और यदि ये जाम जल्दी नहीं खुलवाया गया तो वाहनों जो हाईवे पर दोनों ओर है वहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मुख्य हाईवे है, नेशनल हाईवे, जहां पर बड़ी तादाद में दिन भर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। कपिल, हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कि पत्थरों के जरिए पूरे चक्का जाम कर दिया है इस हाईवे को, पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया है। दोनों तरफ आपको वाहन नजर आ रहे हैं, 2 किलोमीटर तक का लंबा जाम और भी बढ़ सकता है अगर यहाँ पर समझाइश सफल नहीं रहती है। हालांकि तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। कपिल, बातचीत जो शुरू हुई है कितनी देर पहले शुरू हुई है, और मांगों को लेकर प्रशासन का क्या रुख है? देखिए, प्रशासन इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि जो मुआवजा सरकार की ओर से मिलना है वो निश्चित तौर पर मृतक के महिला के परिवार के सदस्यों को मिलेगा। सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है, इसको लेकर भी जिला प्रशासन ये आश्वासन दे रहा है कि राज्य सरकार ये तुरंत इस पर निर्णय हो, ये संभव नहीं है टेक्निकल रूप से, तो इसका एक प्रपोजल राज्य सरकार को भेजा जाएगा, इसके बारे में ग्रामीणों को बताया गया है। और दूसरा, लेपर्ड को पकड़ने की जहां तक बात है तो इसके प्रयास जो है लगातार चल रहे हैं। प्रयास कब तक सफल होंगे, बड़ा सवाल, चूंकि डर के साए में 14 दिन से यहाँ पर ग्रामीण सो नहीं पा रहे, एक के बाद एक शिकार कर रहा है, 7वां शिकार 10 से 11 दिन के अंदर। शुक्रिया कपिल, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबर कोटा से है। यहां पर डेंगू की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे सर्वे के दौरान अब तक 5000 से ज्यादा घरों में लार्वा मिल चुका है। 2000 से ज्यादा घरों के चालान काट दिए गए हैं। कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो डेंगू के 6 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोटा में डेंगू के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 187 तक पहुंच चुका है। हेल्थ डिपार्टमेंट की 600 से ज्यादा टीमें शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज कर रही हैं। चिकित्सा विभाग की टीमों ने अब तक 30 लाख से ज्यादा घरों का सर्वे किया है। बिल्कुल, हमारी टीमें जाती है, 2-3 बार समझाइश करती है, उनके चालान काटती है। चालान के बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उनके पेनल्टी वाला चालान कटता है। उसमें 100 रुपये से 500 रुपये तक पेनल्टी नगर निगम के द्वारा की जाती है। तो इस बार उस पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। करीब 2000 से ऊपर चालान, लगभग 2000 के आसपास चालान कटे हैं। उधर कोटा से श्रीगंगानगर जा रही ट्रेन में एक सिरफिरे ने जमकर उत्पात मचाया, हंगामा किया, तोड़फोड़ की और उत्पात मचाने की लाइव तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। सिरफिरे ने अग्निशमन यंत्र से वार कर एसी कोच के दरवाजे खिड़की तोड़ी, वॉश बेसिन तोड़ा। तोड़फोड़ कर कुछ ही देर में सिरफिरे ने कोच को कबाड़ बना डाला। घबराए सहमे कई यात्री अपनी जान को बचाने के लिए छिपते हुए तक नजर आए हैं। कोच के बिगड़े हालात को देखकर कई यात्रियों ने सिरफिरे को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये सिरफिरा उल्टा यात्रियों को मारने पर आमादा हो गया। बाद में एकजुट हुए यात्रियों ने जैसे तैसे सिरफिरे को पकड़ा, काबू में किया। आरपीएफ को जानकारी दी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और जाहिर तौर पर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अरे कोई नहीं आएगा, खबर अलवर से है। यहाँ पर राष्ट्रीय कॉलेज के पास पुराने गैराज कैंपस से सांप पकड़ा गया है। करीब 6 फीट लंबा ये सांप रेड स्नेक बताया जा रहा है। ये गेट के फाउंडेशन के पत्थरों में छिपा हुआ था। इस मामले की जानकारी स्नेक कैचर को दी गई। स्नेक कैचर पहुंचा और तब जाकर टीम ने इस सांप को काबू में किया। तो करीब 6 फीट लंबा ये सांप है जिसे पकड़ा गया है। अलग अलग इलाकों में 2 और सांप भी पकड़े गए हैं। स्नेक कैचर ने तीनों को जंगल में पकड़कर सुरक्षित छोड़ दिया। अलवर की तस्वीरें हैं। राष्ट्रीय कॉलेज का ये कैंपस का इलाका जहां पर इस सांप को देर रात को पकड़ा गया है।
शाहपुरा से बड़ी खबर है, जहां पर जल झूठनी जुलूस पर पत्थरबाजी के मामले में जहाजपुरा में आज महापड़ाव का आह्वान किया गया है। श्री ठाकुर, पीताम्बर श्याम संघर्ष समिति और सकल हिंदू समाज का यह आह्वान है। 11 बजे जहाजपुर के बस स्टैंड पर विराट हिंदू शक्ति प्रदर्शन होगा। आरोपियों की गिरफ्तारी सहित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर यह महापड़ाव किया जा रहा है। पत्थरबाजी की वजह से 17 दिन से मंदिर बेवार नहीं पहुंचा। हिंदू समाज के महापड़ाव के कारण जहाजपुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मुस्तैदी के साथ साथ यहां पर मॉनिटरिंग इस पूरे मामले की जा रही है। आज महापड़ाव हिंदू संगठनों की तरफ से बुलाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 16 सूत्रीय मांगों को लेकर यह महापड़ाव। 17 दिन बीत चुके हैं पत्थरबाजी की घटना के बाद, अब तक बेवार मंदिर नहीं पहुंचा है। राहुल हमारे संवाददाता जहाजपुर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। राहुल, हमने देखा कि ऐसे कई लगभग 1 महीना बीत चुका है, यहाँ पर एक के बाद एक तरह की घटनाएं सामने आई जो सांप्रदायिक आवो हवा को बिगाड़ने की कोशिश में थी। 17 दिन पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बेवार मंदिर तक नहीं पहुंचा है। जाहिर तौर पर लोगों में गुस्सा है। किस तरीके से आज प्रदर्शन किया जाएगा और उसको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? तो बिल्कुल, देखिए, मैं आपको पहले तो वो जगह दिखाना चाहूंगा जहां पर बेवार निकाला जा रहा था। जल झूठनी 11 के दिन जो जुलूस निकाला जा रहा था, ये वही जगह है जहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है। यहीं पर बेवान पर पत्थरबाजी की गई थी। जुलूस पर जो लोग थे उन पर हमला किया गया था। लगातार पत्थरबाजी की गई थी। उसके बाद जहाजपुर में आक्रोश व्याप्त हो जाता है। 2 दिनों तक यहाँ पे प्रदर्शन चला था। इनकी कई मांग थी कि जो आरोपी है उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये वो मंदिर है कल्याण जी का, जहां पर जो बेवान उस समय जुलूस में सम्मिलित थे उनको यहीं रखा गया है। पिछले 16 से 17 दिनों से भगवान यहीं पे विराजमान है, अपने निज मंदिर में नहीं पहुंचे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वही ठाकुर जी हैं, वही बेवान हैं जो जुलूस में शामिल थे। जब प्रदर्शन हुआ, जब हमला किया गया जुलूस पर, पत्थरबाजी की गई, उसके बाद ये बेवान यहीं पे स्थापित है और यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। उसके बाद महापड़ाव में शामिल होंगे। महापड़ाव में शामिल हुए लोगों की भीड़ है, यहाँ पर पहुंच रही है, बेवान के दर्शन कर रही है, ठाकुर जी के दर्शन कर रही है। उसके बाद वहां पे ये सम्मिलित होंगे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। 17 दिन बीत गए हैं, भगवान यहाँ पर हैं, आज महापड़ाव है, क्या मांगे? जैसा कि ध्यान में है कि भाई जल झूठनी एकादशी के दिन पीताम्बर श्याम का जो बेवान निकल रहा था, तो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ से जो मुसलमान है, जो सामने मस्जिद है जामा मस्जिद, यहाँ से भारी भरकम पथराव करते हैं, जिसमें हिंदू समाज के छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और नवयुवकों को चोटें लगती है। फिर भी यहाँ जो पुलिस प्रशासन लगा हुआ था, वो अपने बीच बचाव में लगा हुआ था। वो खुद भग गए यहाँ से जनता को छोड़ करके। जो जनता, हिंदू जनता प्रशासन के साथ रहती है, प्रशासन के भरोसे चलती है, उनकी सुरक्षा में चलती है। तो पर गुस्सा है और ये प्रदर्शन अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। 11 बजे महापड़ाव होगा। तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। प्रदेश की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, 7 सीटों पर जीत का दावा भी कांग्रेस कर रही है। उपचुनाव से पहले फुल कॉन्फिडेंस में कांग्रेस का सभी 7 सीटें जीतने का दावा। हरियाणा में भी जीत का जताया भरोसा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर में प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो सभी सीटें जीतने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उसका फायदा पार्टी को उपचुनाव में मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस अब उपचुनाव की तैयारियों में मिशन मोड पर जुटने वाली है। हरियाणा चुनाव में लगने के बाद में प्रदेश के नेताओं को लग रहा है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी और उसका असर उनको राजस्थान के उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस यहां पर इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि आखिरी फैसला आला कमान का होगा, लेकिन उनकी टीम सभी 7 सीटों पर लगी हुई है। प्रदेश में पिछले 9 महीने में जो सरकार की स्थिति रही है, मंत्रियों का आपस में टकराव रहा है, विधायकों की स्थिति रही है, जनता जिन मुद्दों पर परेशान रही है, उन तमाम चीजों को लेकर के वो सरकार का घेराव करेंगे। कांग्रेस का साफ कहना है कि प्रदेश की सभी 7 सीटों पर जीत की तैयारी चल रही है। हालांकि गठबंधन के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा
कि आलाकमान जो भी फैसला करेगा वो मंजूर होगा। हालांकि उन्होंने प्रदेश सरकार पर पिछले 9 महीनों में कोई काम न करने का आरोप लगाया। बीजेपी तो पहले ही हार मान चुकी है। वो तो कह रही हमारी तो एक सीट आए तो ठीक है, ना आए तो हमारी सेहत में क्या फर्क पड़ता है। और ये बात भी ठीक है, उनकी अगर 7 में से 0 होता है तो भी सरकार तो उन्हीं की है, इसलिए वो संतोष कर रहे हैं। हम संतोष नहीं कर रहे, हम तो 6 तो हमारी है ही है, बीजेपी की नहीं है तो हमारी है वो तो। और एक भी हम जीतेंगे, यानी 7 की 7 सीटें हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस को भरोसा है कि उपचुनाव में कांग्रेस सभी 7 सीटें जीतने वाली है। गठबंधन का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है, लेकिन जब तक गठबंधन का फैसला नहीं होता तब तक कांग्रेस नेता अकेले दम पर जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरएलपी और माकपा के साथ गठबंधन किया था और एक सीट पर बीएपी प्रत्याशी को समर्थन दिया था। गठबंधन का फैसला ऊपर वाले करते हैं, हम तो 7 जगह तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते और वर्कर के नाते। गठबंधन का फैसला ऊपर से होता है। गठबंधन का जो भी फैसला अगर वो करते हैं तो पार्टी हाईकमान का फैसला होता है, उसको मानते हैं, कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, कोई न मानने की बात कर ही नहीं सकता। आज की तारीख में हम 7 जगह कांग्रेस के मंडलों में, ब्लॉकों में हमारी कार्यकारिणी बना दी है, वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, ऑब्जर्वर हमने लगा दिए हैं, वो जा रहे हैं, हमारे एमपी कैंडिडेट तमाम लोग जो है वो लगे हुए। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें अलवर, रामगढ़, झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर, 84 और सलूम्बर शामिल है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। एक और कांग्रेस मानकर चल रही है कि उपचुनाव में उसकी तैयारी मजबूत है, तो दूसरी ओर हरियाणा में बेहतर नतीजों की उम्मीद भी है। ऐसे में आगामी चुनाव में नवंबर से पहले सियासत क्या क्या बदलाव दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली और पिछले जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो महंगाई से राहत का विजन लेकर के आई थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के न केवल ये चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के इन दावों का कितना असर इन चुनावों के अंदर नजर आता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बिना दस्तावेज जांचे फर्जी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन का आरोप लगा है। आरएमसी के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। किसके इशारे पर हुई थी डॉक्टर राजेश शर्मा की नियुक्ति, अभी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फर्जीवाड़े का खुलासा राजस्थान मेडिकल काउंसिल में हुआ है। बिना दस्तावेज जांचे फर्जी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन के आरोप लगे। आरएमसी के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा पर आरोप लगे हैं। उनकी नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि किसके इशारे पर आखिरकार डॉक्टर राजेश शर्मा की नियुक्ति हुई थी। सौरभ ग्रस्ती हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़े का ये मामला कहां तक तार जुड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है, क्योंकि राजस्थान मेडिकल काउंसिल का एक काम होता है कि जो भी बाहर से आते हैं डॉक्टर और यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनकी जो है वो उनका रजिस्ट्रेशन करना उसका काम होता है। ऐसे में जिस प्रकार के सवाल खड़े हुए हैं, करीब 100 डॉक्टर जो है वो फर्जी तरीके से राजस्थान पहुंचते हैं और यहाँ पर आरएमसी जो है वो बिना तथ्यों के यानी बिना दस्तावेजों को जांचे जो है वो उनके रजिस्ट्रेशन कर देता है। ये बहुत बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है और करीब 100 डॉक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है कि उनके रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्जी तरीके से हुए और यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये एक गंभीर सवाल जो है वो खड़ा हो चुका है। आरएमसी वो इस प्रकार से फर्जी डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पर कर रहा था। इसके साथ ही एक सवाल अब ये भी खड़ा हो गया है कि आरएमसी जो है वो उसमें जो रजिस्ट्रार हैं उन पर भी जो है वो मिलीभगत के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो लग रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर यहाँ पर किन अधिकारियों ने की है या किस लेवल पर मिलीभगत करके जो है वो इसकी नियुक्ति जो है वो आरएमसी रजिस्ट्रार के पद पर हुई है। क्या जिन लोगों ने नियुक्ति करी है उनकी भी कोई मिलीभगत है? तो ये बहुत सौरभ, जाहिर तौर पर अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है तो सिर्फ ये डॉक्टर राजेश शर्मा पर आरोप लगा के मामला खत्म नहीं हो जाता, यानी कि कई लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे।
बिल्कुल यही शक जो है वो गहरा गया है कि आखिरकार इनकी नियुक्ति जो है वो किस बिल्कुल ये तमाम सवालों का जवाब अब जानने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा और अब देखना होगा कि इस पे जांच बैठेगी और जांच आगे किस तरीके से बढ़ेगी। इसी के साथ मारो राजस्थान में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए बिग ब्रेकिंग।